एपिसोड 481 टू 490। अर्जुन की बात सुनकर वहां उपस्थित लोग हैरान रह गए। कबीर रनावत, भाड़ में जाओ। यह मूर्ख आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वह जानता था कि कबीर रनावत कौन है। उसे डराने के लिए ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। यार, तुम वाकई कमाल हो। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ सांस ले रहे सभी लोग कबीर रनावत को कौन नहीं जानता। तुम कहते हो कि तुम भी उसके जैसे ही हो। फोर्ड ने व्यंग्य किया। यह आदमी शायद डर गया था। यह आप पर निर्भर है कि आप मुझ पर विश्वास करें या नहीं। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है कि मेरे साथ खिलवाड़ न करना ही बेहतर है, अन्यथा आप बुरी तरह मर जाएंगे। अर्जुन ने गहरी निगाहों से शांतिपूर्वक कहा। भाड़ में जाओ। तुम कौन होते हो भाईचार से इस तरह बात करने वाले? युवा लड़कों ने धमकी भरे लहजे में कहा। उन्होंने पहले कभी किसी को भाईचार से इस तरह बात करने की हिम्मत करते नहीं देखा था। यह आदमी मौत की तलाश में था। फोर्ड डिक्सन को नाराज करना हाथ पैर तोड़ने जैसा था। मेलोडी, जो बगल में खड़ी थी, बहुत भावुक हो गई। आखिरकार यह आदमी उसके लिए खड़ा था। हालांकि अर्जुन को इतनी अहंकारी बातें करते हुए सुनकर वह थोड़ी चिंतित हुई। उसने उसका हाथ खींचा और कहा, अर्जुन, चलो जल्दी से भागते हैं। वे अच्छे लोग नहीं हैं, मैं अपने पिता को बुलाकर बाद में उन्हें साफ करवा दूंगा। अरे सुंदर महिला, तुम सही कह रही हो। हम वास्तव में अच्छे लोग नहीं हैं, तो क्या तुमने हमारे भाईचार ने तुम्हें अभी जो विकल्प दिए हैं उन पर विचार किया है? जब तक तुम हमारे भाईचार से होटल जाने का वादा करोगी, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा प्रेमी ठीक रहेगा और सुरक्षित रूप से यहां से निकल सकेगा। फोर्ड के बगल में खड़े लड़के ने अपने हाथ रगड़ते हुए एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। भाईचार के सामने अपनी बात कहने का यह अच्छा अवसर था, इसलिए उसे इसका लाभ उठाना चाहिए। क्या किसी ने दूसरों के ईर्ष्या भरे चेहरे नहीं देखे जब वे उसकी ओर देख रहे थे? यहां तक कि फोर्ड भी इस समय उसकी ओर स्वीकृति भरी निगाहों से देख रहा था। ठीक है। हालांकि अगले ही पल अर्जुन ने मेलोडी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत एक कदम आगे बढ़ गया। थप्पड़। रेस्तरां में जोरदार और स्पष्ट थप्पड़ की आवाज सुनाई दी, जिससे दर्शक चौंक गए। हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन आगे बढ़कर पहला कदम उठाएगा, वह भी अपने भाई फोर्ड के सामने। तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। उस आदमी को प्रतिक्रिया करने में थोड़ा समय लगा। उसने अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़ा और गुस्से में अर्जुन की ओर इशारा किया। फोर्ड का चेहरा उदास हो गया और उसने गुस्से से कहा, इसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो। इतनी देर में कई लोगों ने रेस्तरां में कुर्सियां और शराब की बोतलें उठाईं और अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। उनकी नज़र में, चाहे वह आदमी कितना भी पागल क्यों न हो, वह सिर्फ एक व्यक्ति था और वे लोग एक समूह थे। अर्जुन ने अपने पैरों को झटकते हुए तुरंत सामने खड़े सभी लोगों को लात मारी, जब तक कि वे उड़ नहीं गए। उसकी लातें इतनी जोरदार थीं कि डर लगता था कि कहीं कई लोगों की पसलियां न टूट गई हों। इसके बाद उसका चेहरा चमक उठा और वह सीधे अराजक भीड़ में चला गया। एक शानदार शुरुआत। क्षण भर के प्रयास से केवल भाईचार और साइमन लूथर, जो कोने में कांप रहे थे, ही दर्शकों में बचे रह गए। फोर्ड ने इस क्षण एक गहरी सांस ली, उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। वह उस भयानक शक्ति से चौंक गया जो उसके सामने खड़े आदमी से निकल रही थी। उसने अपनी लार को घूंट भरकर निगल लिया। अब फोर्ड का दिल मर चुका था। ये बहुत डरावना था। क्या यह आदमी अभी भी इंसान था? एक व्यक्ति ने अपने सभी लोगों से आधे मिनट में निपट लिया। उस तरह का कौशल टीवी पर मार्शल आर्ट सुपरस्टार जैसा था। फोर्ड को अपने दिल में बेबसी का एहसास हुआ, ये देखकर कि अर्जुन हाथ में रेड वाइन की बोतल लेकर उसकी ओर आ रहा है। उसे पहली बार जान का खतरा महसूस हुआ। हाँ, उस आदमी की आंखें बहुत ठंडी थीं और उस पर ठंडी आभा बहुत तेज थी। भाई फोर्ड, मैंने तुम्हें जो विकल्प दिए हैं उन पर तुम कैसे विचार कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया। हालांकि फोर्ड की आंखों पर जो मुस्कान आई, वह असुर की मुस्कान जैसी ही थी। माथे पर ठंडा पसीना लिए वह हकलाते हुए दया की भीख मांगने लगा। भाई, मैं गलत था, मैं ही कमीना हूं। कृपया मुझे जाने दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। फोर्ड में साहस की कमी नहीं थी, लेकिन वह चीजों को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था, इसलिए उसने दृढ़तापूर्वक अपना सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसने अपनी भौहें उठाईं और उसे आगे बोलने का इशारा किया। फोर्ड ने एक पल सोचा, फिर अपने साथियों को जमीन पर 6-7 की संख्या में खड़े हुए देखा। ये भयानक था। फिर वह धीरे से नीचे बैठ गया।
अपना सिर पकड़कर और अपने पैरों को मोड़कर वह सचमुच सार्वजनिक रूप से रेस्तरां से बाहर लुढ़क गया। क्या तुम अब भी नहीं जाओगे? अर्जुन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। रेस्तरां में जमीन पर लेटे और मरे होने का नाटक कर रहे सभी निकम्मे लोग इस क्षमादान के क्षण में जमीन से उठ खड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे ढंक लिए और एक दूसरे को पकड़ लिया। फिर एक साथ रेस्तरां से बाहर लुढ़क गए। ये सही था, एक दर्जन लोग अपने सिर पकड़ते हुए गेंदों की तरह रेस्तरां से बाहर निकले। ये दृश्य सचमुच चौंकाने वाला था। अपने सामने का दृश्य देखकर साइमन इतना डर गया कि वह कुछ भी बोल नहीं पाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतना शक्तिशाली होगा। उसे लगा कि वह इस्तीफा नहीं दे रहा है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, और तुम्हारा क्या विकल्प है? साइमन चौंक गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, फिर उसने अपने दांत पीस लिए। वह मेलोडी के सामने बैठ गया, अपना सिर पकड़ लिया और रेस्तरां से बाहर निकल गया। सबसे ज्यादा हैरान तो मेलोडी थी। वह ये सब कुछ चुपचाप देखती रही। ये सब बहुत ही अवास्तविक था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन उसके पिता का विशिष्ट अतिथि होने के अलावा इतना कुशल भी होगा। क्या इस आदमी ने मार्शल आर्ट सीखा है? फोशान छायाहीन किक। आप मार्शल आर्ट जानते हैं? मेलोडी ने अपना मुंह थोड़ा खोला और पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्यों? क्या तुम्हें दिलचस्पी है? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेलोडी ने तुरंत मुस्कुराकर अर्जुन की बांह थाम ली। उसने कहा, मुझे वह आदमी पसंद है जो मार्शल आर्ट को सबसे अच्छी तरह जानता हो। अर्जुन शर्मा गया, शर्म से खांसने लगा और तुरंत मेलोडी का हाथ खींच लिया। चूंकि उसकी कोहनी गलती से उसकी छाती को छू गई थी, इसलिए उस विशेष अनुभूति ने उसके विचारों में भी हलचल पैदा कर दी। मेलोडी भी चौंक गई। उसने जल्दी से उसके हाथ छोड़े और अपने कानों के चारों ओर लटक रहे बालों को पीछे धकेला। शर्माते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं स्टार लेक गार्डन में रहती हूँ। जब भी समय मिले आ जाना। अर्जुन हैरान रह गया। वह इतनी सीधी थी। मेलोडी ने भी उसकी जुबान फिसलने पर ध्यान दिया और जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। ओह, मैं पहले वापस जा रही हूँ। मैं बाद में आपसे संपर्क करूंगी। मेलोडी शर्मा गई और रेस्तरां से बाहर भाग गई। वह बहुत शर्मिंदा थी। वह कैसे घबरा गई। हालांकि ये वास्तव में पहली बार था जब उसकी कोमलता को किसी पुरुष ने छुआ था। उसका घबरा जाना स्वाभाविक था। मेलोडी कार में बैठी रही और अर्जुन को रेस्तरां से बाहर आते हुए देखती रही। उसने शर्मिंदगी में स्टीयरिंग व्हील थपथपाया। धिक्कार है अर्जुन, इस लड़की के साथ फ्लर्ट करने के बाद भी माफी नहीं मिली। मेलोडी शिकायत करने के बाद वहां से चली गई। उसे अभी अभी एक फोन आया था और उसे कुछ जरूरी काम निपटाना था। अर्जुन के रेस्तरां से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद कई लोग उसके पीछे आ गए। उसने अपने हाथ पतलून की जेबों में डाले, चलना बंद किया और पीछे मुड़ा। उसके पीछे खड़े 7-8 लोग डरे हुए पक्षियों की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे। एक पल में वे सभी जमीन पर गिर पड़े, जब उनमें से एक अपने कांपते पैरों को नियंत्रित नहीं कर सका। लोगों के चेहरे भय से हरे हो गए थे। 4. अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्या यह आदमी असंतुष्ट था? हाँ, ये सचमुच फोर और अन्य थे। अर्जुन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना फोर जल्दी से जमीन से उठ गया और तुरंत झुक गया। उसने उदास होकर कहा, कपूर भाई कृपया हमें स्वीकार करें। मैं, फोर, मरते दम तक कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, क्या वह मुझसे उन्हें अपने अधीनस्थों के रूप में स्वीकार करने के लिए कह रहा है? और मुझे लगा कि भाई 4 संतुष्ट नहीं है और मुझ पर फिर से हमला करने के लिए लोगों का एक समूह लेकर आया है। अर्जुन ने व्यंग्य किया। फोर ने जब ये सुना तो वह कांप उठा। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और समझाया, कपूर भाई, मेरी हिम्मत कैसे हुई? अब से हम लोग आप पर ही निर्भर रहेंगे। हाँ, कपूर भाई, अभी हम अज्ञानी थे। ये सही है, कपूर भाई। आप बड़े व्यक्ति हैं। एक क्षण के लिए फोर के पीछे खड़े लोगों ने जल्दबाजी में हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने अपनी ठोड़ी को दबाया और सोचने का इशारा किया, जिससे फोर और अन्य लोग अर्जुन के विचारों को समझने में असमर्थ हो गए। फोर के रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद उसने अर्जुन से बदला लेने के लिए कुछ लोगों को साथ ले जाने के बारे में सोचा। हालांकि समूह में से किसी ने एक सुझाव दिया, हम अर्जुन का पीछा क्यों नहीं करते? फोर ने थोड़ा सोचा, इतने सारे लोगों के साथ भी वह अर्जुन को नहीं हरा सकता था। उस पर हमला करने के लिए कुछ और लोगों को लाना उन्हें आग की लपटों में उड़ने वाले पतंगों की तरह बना देगा। अर्जुन के तीखे और ठंडे स्वभाव के बारे में सोचकर फोर कांप उठे। वह एक राक्षस राजा की तरह था। फिर अब ये नाटकीय दृश्य था। कपूर भाई, फोर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ चिल्लाया। अर्जुन ने सिर हिलाया।
उसने फोर की गर्दन पर अपनी बाहें डाली और मुस्कुराया। उस स्थिति में भविष्य में सभी भाई होंगे। अर्जुन ने बहुत सरलता से सोचा। उसे अब अपने काम के लिए भीड़ की जरूरत है। उसे आशंका थी कि भविष्य में उसे और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसे अपने काम निपटाने के लिए कुछ सहायकों की आवश्यकता थी। इन लोगों को कबीर को सौंपा जा सकता है ताकि वह उन्हें तेज कर सके। हालांकि मेरी 3 शर्तें हैं। अर्जुन ने अचानक बोलना बंद कर दिया। फोर, जो पहले तो मुस्कुरा रहा था, वह भी दंग रह गया। कपूर भाई, जो भी कहना है कहो। अब तुम हमारे नेता हो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। अर्जुन ने फोर के कंधे पर हाथ रखा और भाइयों ने घेरा बना लिया। उसने कहा, सबसे पहले, अब ये धूर्त, अनैतिक काम नहीं करने चाहिए। दूसरा, आपसी झगड़े और लड़ाई झगड़े न हों। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। तीसरा, हमें दयालु, धार्मिक और ईमानदार होना चाहिए। इसके साथ ही अर्जुन ने 4 को देखा और बाकी सब फीके पड़ गए। वह जानता था कि इन गुंडों को चोरी करने और महिलाओं को परेशान करने से रोकना मुश्किल होगा। आखिरकार वे यही तो करते थे। हालांकि अर्जुन इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसकी अपनी सीमाएं और योजनाएं थीं। जरूर, फोर ने आखिरकार सिर हिलाया, दांत पीसते हुए कहा, कपूर भाई अब से हमारे नेता हैं। आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। आओ, कपूर भाई के लिए सब कुछ त्याग दें। कपूर भाई। 7-8 लोगों का समूह कपूर भाई का जयकार कर रहा था। उनकी आवाज बहुत तेज थी, जिससे सड़क पर चल रहे सभी पैदल यात्री डर गए। वे तुरंत भाग गए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए फोर के कंधे पर थपथपाया और कहा, अभी के लिए बस इतना ही। मैं कबीर से बाद में आपसे संपर्क करने के लिए कहूंगा। भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में मैं आपको सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने के लिए जगह खोजने में मदद करूंगा। ये सिर्फ मौज मस्ती करने से बेहतर होगा। सचमुच। धन्यवाद, कपूर भाई। 4 भाई तुरंत फूट फूट कर रोने लगे। भाइयों का समूह इतना उत्साहित हो गया कि वे चीखने लगे। ऐसा नहीं था कि उन्हें कानून तोड़ना पसंद था। अगर जीने के लिए नहीं तो कौन ऐसा काम करेगा जिसे लोग नीची नजर से देखते हैं। वे भी सूरज के नीचे रहना चाहते थे। वे भी सभ्य लोग बनना चाहते थे। हालांकि अर्जुन के जाने के बाद ही उन्हें होश आया। भाई फोर्ड, क्या कपूर भाई ने अभी कहा कि वह कबीर से हमसे संपर्क करने के लिए कहेंगे? क्या ये सच है? कुआं। भीड़ दंग रह गई। क्या वह सचमुच कबीर रनावत को जानता था? जब वह इस मामले से निपट गया, तो अर्जुन वापस हॉस्पिटल गया और मिला से मिलने गया। वह लाउंज में गया और अपना फोन निकाला। बहुत सोचने के बाद उसने व्यान को फोन किया। क्या बात है? क्या तुम हॉस्पिटल में हो? दूसरी ओर से अनिका की आवाज थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन वह बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, प्रिय, मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। अर्जुन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। एक एहसान? मिस्टर कपूर को मुझसे कौन सा एहसान चाहिए? चलो, वो क्या है? अनिका ने चिढ़ाते हुए कहा। कल रात जब उसे पता चला कि गायत्री जी इतने बड़े घर में रह रही है, तो उसे पता चल गया कि अर्जुन का परिवार उतना सरल नहीं है जितना लगता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह कितना कठिन था, अनिका यह नहीं पूछने वाले थे। वह अर्जुन के खुद उसे बताने का इंतजार करेगी। क्या हमें कंपनी की सुरक्षा टीम के लिए और लोगों की जरूरत है? मेरे कुछ भाई हाल ही में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अर्जुन ने जल्दी से कहा, मेरे भाई निश्चित रूप से अच्छे स्वास्थ्य में हैं, प्रिय। वे लड़ने में भी अच्छे हैं, इसलिए वे सुरक्षा गार्ड बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अपने भाइयों को बाद में ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहो। इतना कहकर अनिका ने फोन रख दिया और अपनी मेज पर काम करने लगी। मन ही मन प्रसन्न होकर अर्जुन ने फोर को बुलाया और उन्हें बीकन फार्मास्यूटिकल के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करने को कहा। फोर ने फोन पर ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि वह अर्जुन के प्रति निष्ठा की शपथ लेगा। जब अर्जुन कंपनी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो उसने देखा कि फोर और उसके साथियों ने सुरक्षा वर्दी पहन रखी थी। एक एक करके वे सम्मानपूर्वक एक पंक्ति में खड़े होकर उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। भाई कपूर, वे सब चिल्लाने लगे। इससे अर्जुन थोड़ा कांप उठा। बहुत सारे लोग कंपनी की बिल्डिंग में आ जा रहे थे। वे सभी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। वाह, मुझे नहीं पता था कि अर्जुन दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी है। देखो, ये उसके अंगरक्षक हैं। हाँ, वह बहुत सुंदर है। क्या तुमने उन्हें उसे कपूर भाई कहते सुना है? ये बहुत प्रभावशाली है। मुझे ये बहुत पसंद है। अचानक बिल्डिंग के दरवाजे पर मर्दों के दीवाने औरतों की भीड़ जमा हो गई। वे सब अर्जुन को ऐसे देख रही थीं, जैसे वह कोई बढ़िया मांस का टुकड़ा हो। हालांकि कुछ लोग अर्जुन से खुश नहीं थे और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें क्या पता,
वह अपनी पत्नी पर निर्भर है। ये सही है। उसने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया और पिछले दरवाजे से कंपनी में घुस गया। ये शर्मनाक है कि वह ऐसा तमाशा कर रहा है। वह बहुत ही असफल व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि चेयरमैन शर्मा ने उसके जैसे आदमी से शादी कैसे कर ली। इस बीच अर्जुन फोर और उसके साथियों के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, तुम थोड़े बहुत किरदार के जैसे दिखते हो। अच्छा काम करो और हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। कृपया चिंता मत करो कपूर भाई। अब से मैं अपना जीवन भाई कपूर को समर्पित कर दूंगा। फोर ने अपना दाहिना हाथ उठाया, मुट्ठी बांधी और उसे अपने हृदय पर रख लिया। उसके पीछे खड़े भाइयों की पंक्ति ने भी अपनी मुट्ठियां उठाईं और उन्हें अपनी छाती पर रख लिया और फोर के समान ही कार्य किया। हम अपना जीवन कपूर भाई को समर्पित कर देंगे। बेशक उनकी आवाज फोर से कहीं ज्यादा ऊंची थी। ये गति सीधे आसमान तक पहुंची और इसकी आवाज पूरे सार्वजनिक चौराहे पर गूंज उठी। पुरुषों के प्रति पागल महिलाओं का समूह इमारत के भूतल के प्रवेश द्वार पर बेहोश हो गया। अर्जुन बहुत सुंदर है। वह बिल्कुल राजकुमार जैसा है। ह्यूस्टन आज बुरे मूड में था क्योंकि कल रात उसके पिता ने उसे डांटा था। ये सब कंपनी की वजह से हुआ। वालिस परिवार उन पर बहुत दबाव डाल रहा था। आखिरकार वह साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के दवा उद्योगपति एंडरसन परिवार से संपर्क करने में सफल हो गया। लेकिन उस मूर्ख अर्जुन ने सब गड़बड़ कर दिया। इसलिए ह्यूस्टन क्रोधित हो गया और उसका चेहरा लटक गया। दूर से उसने कंपनी के प्रवेश द्वार पर हो रहे हंगामे को देखा और तुरंत भौंचक्का रह गया। यह क्या है? यह क्या है? इतना शोर शराबा क्यों है? ह्यूस्टन ने फोर और उसके साथियों की ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाया, तुम कौन हो? तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? फोर ने ह्यूस्टन को केवल एक ठंडी नजर से देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। ह्यूस्टन का चेहरा उदास हो गया। उसने अपनी आंख के कोने से अर्जुन को किनारे खड़े देखा। उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ह्यूस्टन ने नाक भान सिकोड़ी और उससे बात नहीं करना चाहता था। उसने पलटकर फोर और उसके साथियों की तरफ गुस्से से इशारा करते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम किस तरह का बकवास पहने हुए हो? ये बीकन है, नाच गाकर खुद को अपमानित करने की जगह नहीं है। फोर ने भौहें सिकोड़ी, ह्यूस्टन की तरफ देखा और उसे पता था कि उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि फोर कोई मुक्का मारने वाला नहीं था। उसने पलटकर पूछा, तुम कौन हो? ह्यूस्टन ने व्यंग्य किया, मैं कौन हूं? अगर तुम मुझे जानते ही नहीं तो तुम यहाँ किस लिए हो? हम यहाँ काम करने आए हैं। फोर ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। काम? कौन सा काम? ह्यूस्टन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। तुम बीकन में काम करने के लिए आने वाले नीच लोग हो। तुम्हें लगता है कि हम एक आश्रय हैं और किसी को भी स्वीकार कर लेंगे। ह्यूस्टन ने अर्जुन को ये कहते हुए ठंडी नजर से देखा, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि वह उस पर आरोप लगा रहे थे। फोर क्रोधित हो गया। उसके पीछे खड़े भाई भी क्रोधित हो गए। कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और लगभग उस आदमी पर हाथ उठाने लगे। हालांकि उसने उन्हें रोक दिया। वह जानता था कि कपूर भाई उनके ठीक सामने थे और कपूर भाई के एक शब्द कहे बिना वह गुस्से को रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, कपूर भाई ने हमें आज ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा था। हम सुरक्षा गार्ड हैं। फोर को गर्व महसूस हुआ जब उसने अपनी ठोड़ी ऊपर करके यह बात कही। ऐसा लग रहा था जैसे सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करना उसके लिए सम्मान की बात हो। ये बहुत मजेदार है। कपूर भाई, सुरक्षा गार्ड। ह्यूस्टन ने फोर के कपड़े खींचे, अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, वह तुम उसे कपूर भाई कहते हो? मैं चाहूं तो उससे छुटकारा पा सकता हूं। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसे ह्यूस्टन की व्यंग्यात्मक आवाज से नफरत थी। कपूर भाई का अपमान मत करो। चारों लोग गुस्सा हो गए और ह्यूस्टन का कॉलर पकड़ लिया जैसे किसी लड़की को पकड़ रहे हों। उसे डांटना तो ठीक था लेकिन उसके आदर्श को नहीं। ह्यूस्टन को तुरंत फोर और उसके भाइयों ने घेर लिया। तुम क्या कर रहे हो? ह्यूस्टन ने तुरंत अपना धैर्य खो दिया। वह अचानक इतने सारे लोगों से घिरा हुआ था और जिस तरह से वे उसे देख रहे थे वह डरावना था। अर्जुन इस मामले को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ह्यूस्टन के शब्दों से फोर और बाकी लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। एक ह्यूस्टन था जो बीकन फार्मास्यूटिकल का उपाध्यक्ष था और दूसरा फोर था जो उसका भाई था। पक्ष विपक्ष तौलने के बाद अर्जुन ने फोर को जाने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है मिस्टर माइकल्स, वे नीच लोग हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। ह्यूस्टन पहले से ही बुरे मूड में था। वह बेकाबू भीड़ से भी घबरा गया था
और तुरंत ही पागलपन की कगार पर पहुंच गया था। वह ऊपर गया और फोर के पेट में लात मारी। उसे एक बुरी लात मारते हुए उसने उसकी नाक की ओर इशारा किया और कहा, तुम गंदे हो। क्या तुम जानते हो कि मेरा सूट कितना महंगा है? तुम्हारी दयनीय जिंदगी भी इसके लिए भुगतान नहीं कर सकती। तुम्हारे जैसे नीच लोग बीकन के सुरक्षा गार्ड बनना चाहते हैं। क्या मैंने हाँ कहा? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? ह्यूस्टन बहुत क्रोधित हो गया और उसने बहुत ही तीखी गालियां दी। उसने जो कहा वह इतना अपमानजनक था कि इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। चारों के पास कभी कोई उचित नौकरी नहीं थी और वे भाइयों के एक गिरोह के साथ सड़कों पर रहते थे। हालांकि वह जानता था कि एक जोशीला आदमी होना कैसा होता है और गरिमा क्या होती है। गुस्से में उसने अपनी सुरक्षा टोपी उतार दी, जिसे उसने आज सुबह सावधानी से पहना था। सूट और टाई पहने ह्यूस्टन की ओर गुस्से से इशारा करते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, एक और बकवास शब्द बोलो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके भाइयों ने अपनी सुरक्षा टोपियां उतार दी और ह्यूस्टन को गुस्से से घूरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो अगर वह कुछ बोलेगा तो वे उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। उस समय व्यान वहां से गुजर रहा था। उसने भौहें सिकोड़ी। स्वाभाविक रूप से उसने ह्यूस्टन की अपमानजनक बातें सुनी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अपनी भौं ऊपर उठाते हुए अर्जुन ने फोर को पकड़ लिया, जिसका चेहरा लाल हो गया था, और उसने व्यंग्य किया, आपका ऐसा कहना अच्छा नहीं है, मिस्टर माइकल्स। ह्यूस्टन ने हंसते हुए हजारों डॉलर की टाई को अपनी गर्दन के नीचे से खींचा और कहा, क्या तुम सहमत नहीं हो? क्या तुम सिर्फ समाज के गंदे लोग नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षा वर्दी में अच्छे दिखोगे? तुम लोग शायद सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के स्नातक हो। क्या तुमने कभी पढ़ाई की है? क्या तुम पढ़ सकते हो? तुम जैसे लोग बीकन फार्मास्यूटिकल में जाना चाहते हैं। कितना मूर्खतापूर्ण सपना है। ह्यूस्टन ने अभी अपनी बात समाप्त ही की थी कि उसके चेहरे पर अहंकार की झलक अभी गायब भी नहीं हुई थी कि पूरी इमारत में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। अर्जुन का थप्पड़ ह्यूस्टन के बदसूरत चेहरे पर एक अप्रत्याशित, जोरदार थप्पड़ था। अर्जुन ने इस थप्पड़ में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ह्यूस्टन दंग रह गया और अचंभित होकर देखता रहा क्योंकि उसके चेहरे का एक हिस्सा उभरने लगा था। ह्यूस्टन को कभी किसी ने नहीं मारा था, सार्वजनिक रूप से उसे थप्पड़ मारना तो दूर की बात थी। फोर और पूरा गिरोह उत्तेजित था। बेशक कपूर भाई जिस पर वे भरोसा करते थे, ने उन्हें निराश नहीं किया। अर्जुन ने ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उनकी मदद की। उन्होंने शपथ ली कि वे जीवन भर कपूर भाई का अनुसरण करेंगे। वह बहुत मर्दाना है। वह बहुत बहादुर है। फैबियो ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और मन ही मन राहत महसूस की। सौभाग्य से अध्यक्ष शर्मा यहाँ थीं। अन्यथा वह स्थिति का सामना करने में असमर्थ होते। अर्जुन ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, ह्यूस्टन, जो गुस्से में था, ने उसकी ओर इशारा किया और चिल्लाया, अनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे निकम्मे पति ने मेरे साथ क्या किया? उसने अपने बॉस को सबके सामने पीटा। क्या ये वही कर्मचारी है जिसे हमने काम पर रखा था? क्या ये तुम्हारा सहायक है? उसे हिम्मत किसने दी? एक निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अनिका ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, जबकि उसका चेहरा ठंडा था। उसने ठंडे स्वर में अपना मुंह खोला और कहा, हम कंपनी में हैं, मिस्टर माइकल्स। कृपया मुझे चेयरवुमन शर्मा कहें। और हाँ, वह मेरा पति है, कोई कूड़ा नहीं। अगर तुमने ऐसा फिर से कहा, तो न सिर्फ मेरा पति तुम्हें मारेगा, बल्कि मैं भी तुम्हें मारूंगी। अनिका ने ठंडे स्वर में कहा। ह्यूस्टन दंग रह गए और उन्होंने अपने आसपास की भीड़ को देखा। उन्होंने उन्हें देखने के लिए डांटा, फिर दांत पीसते हुए कहा, ठीक है अध्यक्ष शर्मा, उपाध्यक्ष के रूप में मैं अर्जुन और सुरक्षा गार्डों के इस गिरोह को नौकरी से निकालने का प्रस्ताव करता हूं जो कहीं से भी आ गए हैं। ठीक है, मैंने गार्ड रखे हैं। क्यों? क्या मिस्टर माइकल्स को इससे कोई परेशानी है? अनिका ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसे यह पसंद नहीं आया कि ह्यूस्टन ने अपने पद का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए किया। इसके अलावा उसने सिर्फ उसके पति का अपमान किया। अनिका नाराज हो गए और बोले, इसके अलावा कृपया बता दें कि मैं अर्जुन को नौकरी से नहीं निकालूंगा, मिस्टर माइकल्स। ह्यूस्टन अनिका के जवाब से दंग रह गया। उसने गुस्से में अर्जुन और फोर की तरफ उंगली उठाई। मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुम रुको और देखो, अनिका। मैं इसकी रिपोर्ट बोर्ड को दूंगा। ह्यूस्टन वहां से चले गए और सुरक्षा गार्डों ने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। अनिका ने अर्जुन को ठंडी नजर से देखा। भौहें सिकोड़ते हुए उसने फोर और उसके आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। उसने कहा, मेरे पीछे दफ्तर तक आओ। अर्जुन को पता था कि यह इतना आसान नहीं था। उसने फोर और उसके साथियों को कंपनी में ही इंतजार करने को कहा और खुद भी अनिका के पीछे पीछे ऊपर चला गया।
जैसे ही वह कार्यालय में दाखिल हुआ, अनिका ने अर्जुन का कान पकड़ लिया और कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी जो किया वह बहुत ज्यादा था? अगर ह्यूस्टन तुम्हें जिम्मेदार ठहराना चाहता है तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अर्जुन ने दया की भीख मांगी और कहा, अरे अरे, जाने दो प्रिय, यह मेरी गलती है, ठीक है। अनिका ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है। वापस जाओ और आज की घटना पर मुझे 10,000 शब्दों की रिपोर्ट लिखो। अर्जुन चौंक गया। उसका चेहरा उदास था। उसने तुरंत दया की भीख मांगते हुए कहा, रिपोर्ट अनावश्यक है प्रिय। जैसा कि तुमने देखा, ये कमीना ह्यूस्टन था जिसने मेरे भाइयों का अपमान किया। मैं बस उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, तो मेरा एक सवाल है। क्या ये दो भाई हैं? ये जाहिर तौर पर गुंडों का गिरोह है। अनिका ने उस पर नजर घुमाए और आगे कहा, जहां तक सुरक्षा टीम की बात है, मैं उन्हें सूचित कर दूंगी। आप अपने भाइयों से कह सकते हैं कि वे फिलहाल घर चले जाएं। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते प्रिय? अर्जुन थोड़ा चिंतित था। आखिरकार उसने फोर और उसके साथियों से वादा किया था, जब हम कंपनी में हों तो मुझे चेयरवुमन शर्मा कहें। अनिका ने कहा। उसने कांच की दीवारों के पीछे खड़े उस व्यक्ति को देखा जो चुपके से सब सुन रहा था। फिर उसने अर्जुन को आंख मारी और डांटा, क्या तुमने मेरी बात सुनी? भले ही तुम मेरे पति हो, लेकिन मैं कंपनी में तुम्हारा बॉस हूं। ह्यूस्टन भी तुम्हारा बॉस है। वापस जाओ और वह रिपोर्ट लिखो। अर्जुन ने उसके कंधों को सहलाया और चिल्लाया, ठीक है अध्यक्ष शर्मा। दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा और सहानुभूति महसूस करते हुए मुस्कुराए। कुछ देर बैठने के बाद अर्जुन अध्यक्ष के कार्यालय से बाहर निकला और अपने परिचितों के एक समूह से जा मिला। नूह को उम्मीद नहीं थी कि वह अर्जुन से यहां मिलेगा। खासकर उसके निराश चेहरे को देखकर उसका दिल गुस्से से भर गया। वह तुरंत अर्जुन के रास्ते में खड़ा हो गया और उसके महंगे सूट की कफ खींचकर व्यंग्य करने लगा। अरे, क्या ये वही बेजान अर्जुन भाई नहीं है? होटल से निकलने के बाद से हम कई दिनों से नहीं मिले हैं। क्या तुम आज रात को फ्री हो? मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स पीने के बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन ने नूह की ओर भौहें सिकोड़कर देखा और अचानक पूछा, क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? ये बात नूह के कानों में, उसके सचिव, सहायक और उसके पीछे खड़े अंगरक्षक के कानों में गूंजी। सबने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। ये कौन है जो यंग मास्टर एंडरसन से इस तरह बात कर रहा है? क्या वह मृत्यु की इच्छा मांग रहा है? नूह के मुंह का कोना ढीला पड़ गया और उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। उदास आवाज में उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है अर्जुन? बेवकूफ। अर्जुन ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। फिर वह उसकी ओर देखे बिना ही उसके पास से चला गया। उसने तो उसे अनदेखा ही कर दिया। नूह ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसकी मुट्ठियां भींचने से नीली हो गई थीं। वह उदास होकर अर्जुन की पीठ को घूर रहा था। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमने दूंगा, फिर हम देखेंगे कि तुम आज रात बच सकते हो या नहीं। आधे घंटे से अधिक समय बीत गया। अर्जुन कंपनी में नीचे की मंजिल पर अनिका का इंतजार कर रहा था। जैसा कि उसे याद है, अनिका ने कहा था कि आज रात उनके यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। नमस्ते मिस्टर कपूर, बिरादरी से सर मिच आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। अर्जुन की कल्पना एक जोरदार आवाज से बाधित हुई। उसने ऊपर देखा तो काले सूट, टाई और काला चश्मा पहने दो बड़े आदमी उसका रास्ता रोके खड़े थे। अर्जुन ने सोचा, ये कौन है? ये बिरादरी क्या है? मुंबई में भी ऐसा कोई संगठन है? क्या मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ? अर्जुन ने उन दोनों को अनदेखा करते हुए उत्तर दिया, कृपया हमें परेशान न करें मिस्टर कपूर, अध्यक्ष शर्मा पहले से ही आ रही हैं। दोनों व्यक्तियों ने अपनी बाहें फैला दी और अर्जुन का रास्ता रोककर उसे धमकाया। अनिका पहले से ही रास्ते में है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। ये लोग बुरी खबर थे। फैबियो ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और मन ही मन राहत महसूस की। सौभाग्य से अध्यक्ष शर्मा यहाँ थीं, अन्यथा वह स्थिति का सामना करने में असमर्थ होते। अर्जुन ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, ह्यूस्टन, जो गुस्से में था, उन्होंने उसकी ओर इशारा किया और चिल्लाया, अनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे निकम्मे पति ने मेरे साथ क्या किया? उसने अपने बॉस को सबके सामने पीटा। क्या ये वही कर्मचारी है जिसे हमने काम पर रखा था? क्या ये तुम्हारा सहायक है? उसे हिम्मत किसने दी? एक निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अनिका ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, जबकि उसका चेहरा ठंडा था। उसने ठंडे स्वर में अपना मुंह खोला और कहा, हम कंपनी में हैं मिस्टर माइकल्स। कृपया मुझे चेयरवुमन शर्मा कहें। और हाँ, वह मेरा पति है, कोई कूड़ा नहीं।
अगर तुमने ऐसा फिर से कहा तो न सिर्फ मेरा पति तुम्हें मारेगा बल्कि मैं भी तुम्हें मारूंगी, अनिका ने ठंडे स्वर में कहा। ह्यूस्टन दंग रह गए और उन्होंने अपने आसपास की भीड़ को देखा। उन्होंने उन्हें देखने के लिए डांटा, फिर दांत पीसते हुए कहा, ठीक है अध्यक्ष शर्मा, उपाध्यक्ष के रूप में मैं अर्जुन और सुरक्षा गार्डों के इस गिरोह को नौकरी से निकालने का प्रस्ताव करता हूं जो कहीं से भी आ गए हैं। ठीक है, मैंने गार्ड रखे हैं। क्यों, क्या मिस्टर माइकल्स को इससे कोई परेशानी है? अनिका ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसे यह पसंद नहीं आया कि ह्यूस्टन ने अपने पद का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए किया। इसके अलावा उसने उसके पति का अपमान भी किया। अनिका नाराज हो गए और बोले, इसके अलावा कृपया बता दें कि मैं अर्जुन को नौकरी से नहीं निकालूंगा, मिस्टर माइकल्स। आप, ह्यूस्टन अनिका के जवाब से दंग रह गया। उसने गुस्से में अर्जुन और फोर की तरफ उंगली उठाई। मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुम रुको और देखो, अनिका। मैं इसकी रिपोर्ट बोर्ड को दूंगा। ह्यूस्टन वहां से चले गए और सुरक्षा गार्डों ने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। अनिका ने अर्जुन को ठंडी नजर से देखा। भौहें सिकोड़ते हुए उसने फोर और उसके आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। उसने कहा, मेरे पीछे दफ्तर तक आओ। अर्जुन को पता था कि यह इतना आसान नहीं था। उसने फोर और उसके साथियों को कंपनी में ही इंतजार करने को कहा और खुद भी अनिका के पीछे पीछे ऊपर चला गया। जैसे ही वह कार्यालय में दाखिल हुआ, अनिका ने अर्जुन का कान पकड़ लिया और कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी जो किया वह बहुत ज्यादा था? अगर ह्यूस्टन तुम्हें जिम्मेदार ठहराना चाहता है तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अर्जुन ने दया की भीख मांगी और कहा, अरे अरे, जाने दो प्रिय, यह मेरी गलती है, ठीक है। अनिका ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है, वापस जाओ और आज की घटना पर मुझे 10,000 शब्दों की रिपोर्ट लिखो। अर्जुन चौंक गया। उसका चेहरा उदास था। उसने तुरंत दया की भीख मांगते हुए कहा, रिपोर्ट अनावश्यक है, प्रिय। जैसा कि तुमने देखा, ये कमीना ह्यूस्टन था जिसने मेरे भाइयों का अपमान किया। मैं बस उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, तो मेरा एक सवाल है। क्या ये दो भाई हैं? ये जाहिर तौर पर गुंडों का गिरोह है। अनिका ने उस पर नजर घुमाए और आगे कहा, जहां तक सुरक्षा टीम की बात है, मैं उन्हें सूचित कर दूंगी। आप अपने भाइयों से कह सकते हैं कि वे फिलहाल घर चले जाएं। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, प्रिय? अर्जुन थोड़ा चिंतित था। आखिरकार, उसने फोर और उसके साथियों से वादा किया था, जब हम कंपनी में हों तो मुझे चेयरवुमन शर्मा कहें। अनिका ने कहा। उसने कांच की दीवारों के पीछे खड़े उस व्यक्ति को देखा जो चुपके से सब सुन रहा था। फिर उसने अर्जुन को आंख मारी और डांटा, क्या तुमने मेरी बात सुनी? भले ही तुम मेरे पति हो, लेकिन मैं कंपनी में तुम्हारा बॉस हूं। ह्यूस्टन भी तुम्हारा बॉस है। वापस जाओ और वह रिपोर्ट लिखो। अर्जुन ने उसके कंधों को सहलाया और चिल्लाया, ठीक है, अध्यक्ष शर्मा। दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा और सहानुभूति महसूस करते हुए मुस्कुराए। कुछ देर बैठने के बाद अर्जुन अध्यक्ष के कार्यालय से बाहर निकला और अपने परिचितों के एक समूह से जा मिला। नूह को उम्मीद नहीं थी कि वह अर्जुन से यहां मिलेगा। खासकर उसके निराश चेहरे को देखकर उसका दिल गुस्से से भर गया। वह तुरंत अर्जुन के रास्ते में खड़ा हो गया और उसके महंगे सूट की कफ खींचकर व्यंग्य करने लगा। अरे, क्या ये वही बेजान भाई अर्जुन नहीं है? होटल से निकलने के बाद से हम कई दिनों से नहीं मिले हैं। क्या तुम आज रात को खाली हो? मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स पीने के बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन ने नूह की ओर भौहें सिकोड़ कर देखा और अचानक पूछा, क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? ये बात नूह के कानों में, उसके सचिव, सहायक और उसके पीछे खड़े अंगरक्षक के कानों में गूंजी। सबने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। ये कौन है जो यंग मास्टर एंडरसन से इस तरह बात कर रहा है? क्या वह मृत्यु की इच्छा मांग रहा है? नूह के मुंह का कोना ढीला पड़ गया और उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। उदास आवाज में उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है, अर्जुन? बेवकूफ। अर्जुन ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। फिर वह उसकी ओर देखे बिना ही उसके पास से चला गया। उसने तो उसे अनदेखा ही कर दिया। नूह ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसकी मुट्ठियां भींचने से नीली हो गई थीं। वह उदास होकर फिलिप की पीठ को घूर रहा था। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमने दूंगा, फिर हम देखेंगे कि तुम आज रात बच सकते हो या नहीं। आधे घंटे से अधिक समय बीत गया। अर्जुन कंपनी में नीचे की मंजिल पर व्यान का इंतजार कर रहा था। जैसा कि उसे याद है, अनिका ने कहा था कि आज रात उनके यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। नमस्ते, मिस्टर कपूर बिरादरी से सर मिच आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं।
अर्जुन की कल्पना एक जोरदार आवाज से बाधित हुई। उसने ऊपर देखा तो काले सूट, टाई और काला चश्मा पहने दो बड़े आदमी उसका रास्ता रोके खड़े थे। अर्जुन ने सोचा, ये कौन है? ये बिरादरी क्या है? मुंबई में भी ऐसा कोई संगठन है? क्या मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ? अर्जुन ने उन दोनों को अनदेखा करते हुए उत्तर दिया, कृपया हमें परेशान न करें, मिस्टर कपूर। अध्यक्ष शर्मा पहले से ही आ रही हैं। दोनों व्यक्तियों ने अपनी बाहें फैला दी और अर्जुन का रास्ता रोककर उसे धमकाया। अनिका पहले से ही रास्ते में है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। ये लोग बुरी खबर थे। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं। उसने अपने फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। उसने उनके पीछे खड़ी कैडिलैक पर नजर डाली, उस पर विचार किया और उनके पीछे कार में बैठ गया। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, प्रेसिडेंशियल स्वीट। अर्जुन ने दोनों अंगरक्षकों का पीछा करते हुए निजी कमरे में प्रवेश किया और देखा कि वहां 8 हट्टे-कट्टे आदमी थे। वे सभी काले सूट पहने हुए थे और उनके चेहरे पर बर्फीली आभा थी, जैसे कि वे बहुत कुछ झेल चुके हों। ये भयावह था। गोल मेज के सिरहाने एक मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो मेमने का गरम मांस खा रहा था। अनिका उसके बगल में बैठी थी और अपनी बाहें छाती पर रख ली थी। उसके चेहरे पर बर्फीली अभिव्यक्ति थोड़ी चिंतित लग रही थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया। उसने एक ही नज़र में उनकी असलियत समझ ली। आठों लोग मार्शल आर्टिस्ट जैसे दिखते थे, इसलिए उनका युद्ध कौशल अच्छा होना चाहिए। जहां तक उस आदमी की बात है जो हॉटपॉट खा रहा था, वह देखने में मोटा लग सकता था, लेकिन उसकी हर हरकत में कुछ न कुछ बुराई थी। वह एक कठोर आदमी है। हालांकि अर्जुन के लिए ये सब कुछ भी नहीं था। एक बेकार आवारा। मुझे खेद है, मैं ऐसा नहीं हूं। उन्होंने रीड के साथ प्रशिक्षण में 1 या 2 साल बर्बाद नहीं किए। वह भले ही रिक जितना अच्छा न हो, लेकिन कम से कम वह अपना बचाव तो कर सकता है। अनिका अर्जुन को निजी कमरे में देखकर खुश हुई, लेकिन वह चिंतित भी थी। वह तुरंत उठी और पूछा, तुम यहाँ हो? अकेले? क्या अर्जुन ने उसका संदेश नहीं देखा? वह किसी को क्यों नहीं लाया? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है। मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। अनिका अवाक रह गई। वह उसे आंख मारती रही, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह सीधे गोल मेज पर गया और दुनिया की परवाह किए बिना बैठ गया। अनिका के पास भी बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह उसे याद दिलाने के लिए टेबल के नीचे लात मारती रही। हनी, वे साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की बिरादरी से हैं। वे एंडरसन परिवार की साझेदारी के लिए यहाँ हैं। अनिका ने अपनी आंखों में चिंता भरी नजर भरकर याद दिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नूह ऐसे गैंगस्टर को सामने आने के लिए आमंत्रित करेगा। यह एक धमकी थी, एक स्पष्ट खतरा। अर्जुन ने सिर हिलाया और व्यान को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। फिर उसने बिना किसी औपचारिकता के टेबल से चॉपस्टिक्स उठाए, भेड़ के मांस का एक टुकड़ा उबलते हुए गर्म बर्तन में डुबोया और उसे खा लिया। अनिका अचंभित रह गया। क्या मेरा पति हमेशा से इतना दबंग था? अर्जुन ने सिर हिलाया और व्यान को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। फिर उसने बिना किसी औपचारिकता के टेबल से चॉपस्टिक्स उठाए, भेड़ के मांस का एक टुकड़ा उबलते हुए गर्म बर्तन में डुबोया और उसे खा लिया। अनिका अचंभित रह गया। क्या मेरा पति हमेशा से इतना दबंग था? अर्जुन के सामने बैठा व्यक्ति मिच पॉटर था, जो उस बिरादरी का नेता था जो साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की शीर्ष 5 भूमिगत ताकतों में से एक थी। उसके हाथों पर खून और जान दोनों थे। वह क्रूर और शैतानी था। वह हर चीज को क्रूरता से संभालता था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी को नदी में मछलियों को खिला दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी ने एक अजनबी से कुछ बातें की थीं। उस अजनबी को बधिया कर दिया गया था। हालांकि मिच अभी भी जिंदा और स्वस्थ था। यहां तक कि अधिकारी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि उसके साथ बिरादरी का समर्थन था। ये दक्षिण नदी जिला था। यह मुंबई से कहीं आगे था। अर्जुन ने धीरे धीरे खाना खाया और अपने सामने बैठे मिच को नजरअंदाज कर दिया। उसका पेट भर गया था। उसने अपना मुंह पोंछने के लिए नैपकिन उठाया और एक गिलास रेड वाइन पी ली। उसकी थोड़ी सी दुर्भावनापूर्ण आंखों में मनोरंजन था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, भाई? मिच ने अंततः व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक निर्दयी, रीढ़विहीन काय। अर्जुन ने मेमने का एक और टुकड़ा लिया और आश्चर्य से कहा, यह मांस अच्छा है। मिच का चेहरा उदास हो गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे सम्मान नहीं दिया था। अनिका घबरा गई और उसे टेबल के नीचे लात मारते हुए मुस्कराते हुए बोली, मिस्टर पॉटर, मेरे पति अर्जुन चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते। उनकी परवाह मत करो। अर्जुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सॉस डुबोते हुए वह मुस्कुराया और बोला, हनी,
यह मांस अच्छा है, इसे खाओ। अनिका ने केवल उसे घूरकर देखा और उसे न बोलने का संकेत दिया। यदि उसने मिच पॉटर को परेशान किया तो वे दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसकी अपनी जिंदगी मायने नहीं रखती। अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए। वह हाना के पिता थे और वह उसकी देखभाल करने वाले थे। मिच हंसा, उठकर अनिका के पीछे चला गया। उसने अनिका के कंधे पर हाथ रखा। उसके चेहरे के पास झुककर उसकी खुशबू को सूंघा और बेबाकी से कहा, मुझे तुम पसंद हो, चेयरमैन शर्मा। मैंने मुंबई में फार्मास्यूटिकल्स के सुनहरे फूल के बारे में बहुत सुना है। अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे कमरे में आ सकती हो। तुम क्या सोचती हो? ये सुनकर अनिका स्तब्ध रह गई और उसने अपने क्रोध पर काबू पा लिया। अर्जुन उसके ठीक बगल में बैठा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसके शरीर में हल्की कंपन और उसके ठंडे चेहरे का एहसास किया। मैं उसे मुक्का मारना चाहता हूं, बेटा। मैं क्या करूं? अर्जुन ने अचानक कहा और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। वह कितना घमंडी था। ये पहली बार था कि मिच ने सड़कों पर जीवनयापन करने के बाद किसी को अपने सामने इस तरह बात करते सुना था। वह अक्सर दूसरों को पीट पीट कर मार डालता था और मछलियों को खिलाने के लिए उन्हें नदी में फेंक देता था। आज किसी ने उनकी मौजूदगी में उनकी अनदेखी करने की हिम्मत की और उन्हें पीटने की धमकी दी। अनिका का चेहरा उदास हो गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और अचानक खड़ी हो गई। उसने कहा, किसी को मत मारो। फिर वह सीधे खिड़की के पास गई और निजी कमरे की हर चीज की ओर पीट कर ली। वह नहीं जानती थी कि वह अर्जुन पर इतना भरोसा क्यों करती थी, लेकिन जिस तरह से उसने अभी अभी मेज के नीचे उसके हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया, उससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ। पिछले कई वर्षों से अर्जुन ने हमेशा सही समय पर उसे आश्चर्यचकित किया है। इस समय उसे अर्जुन पर विश्वास हो गया। उसका पति उतना सरल नहीं था जितना वह सोचती थी। मिच ने उपहास किया। उसने अर्जुन पर एक भयावह नजर डाली और बोला, मैंने तुम्हारे पागलपन की अफवाहें पहले भी सुनी हैं, तुम छोटे कमीने। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं हैरान हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस कमरे से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अपने चेहरे पर उसी उदासीन भाव के साथ अर्जुन ने चांदी की चॉपस्टिक, एक चाकू और एक कांटा अपने हाथों में पकड़ लिया। बर्फ की धारें उसके शरीर से बह रही थीं। मिच की ओर आंखें मूंदते हुए अर्जुन के मुंह का कोना फैला हुआ था, जो ये प्रकट कर रहा था कि मृत्यु की मुस्कान से क्या संबंध है। मुझे नहीं पता कि मैं कमरे से जीवित बाहर निकल पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम निश्चित रूप से कमरे से बिना चोट के बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू पलक झपकते ही मिच के कंधे में घुस गया। क्रूर। जब तक मिच को ये समझ में आया कि क्या हुआ था, तब तक उसका कंधा चमकदार लाल रंग की चमक से ढक चुका था। उसकी बांह पकड़ते हुए मिकट लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गया और धमकी भरे अंदाज में दहाड़ा, उसे मार डालो। उसके हाथ पैर काट दो। अर्जुन बहुत तेज था। कमरे में मौजूद सभी 8 अंगरक्षक सदमे से अपने जबड़े ढीले करके बस देखते रह गए। वे मिच को घूर रहे थे, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने अपने बॉस, महान मिच पॉटर को अपने चेहरे पर अंडे के साथ देखा था। वे पीछे के अपराधी की ओर देखने लगे। क्या जबरदस्त आभा थी। तुम क्या कर रहे हो? बस वहां खड़े हो। उसे पकड़ो। मैं उसे मरवाना चाहता हूं। मिच की गुर्राहट सुनकर अंगरक्षकों को होश आ गया और वे तेजी से अर्जुन को घेरने के लिए दौड़ पड़े। ये कैसी क्रूरता थी, अपनी बिरादरी के मालिक को उनके सामने ही चोट पहुंचाना। यह उनकी लापरवाही का सबूत था। अगर इस घटना की जांच की गई तो निश्चित रूप से उन्हें अपने हाथ पैर खोने पड़ेंगे। अर्जुन बेफिक्र रहा और उसने अपने आसपास खड़े लोगों पर नजर घुमाई। तभी एक अंगरक्षक आगे झुका और उसने मुट्ठी उठाकर अर्जुन के गाल पर निशाना साधा। अर्जुन ने आसानी से अपराधी का हाथ पकड़ लिया। थोड़ी ताकत लगाने पर उसे दर्दनाक चीख सुनाई दी, जो किसी मारे गए सुअर की चीख से अलग नहीं थी। कमरे में जोरदार आवाज गूंजी। बॉडीगार्ड का हाथ उल्टी दिशा में मोड़कर तोड़ दिया गया। वह आदमी दर्द से फर्श पर लौटने लगा। अर्जुन ने फिर से प्रकाश की गति से हमला किया। दूसरे अंगरक्षक ने पलक झपकाए और देखा कि उसकी बांह उसकी आंखों के सामने टूट गई। दरार। फिर तीसरा, चौथा, पांचवां। 8 मजबूत अंगरक्षक चीखते हुए गिर पड़े और इतनी देर में ही उनकी सांसें रुक गईं। ये सब तो अचानक हुआ। बेशक अर्जुन भी चोटों से मुक्त नहीं था। उन्होंने उसकी छाती और चेहरे पर कुछ वार किए थे। मिच का चेहरा काला पड़ गया। अपने खून से लथपथ कंधे को सहलाते हुए उसने अर्जुन को घूरा। ये पहली बार था जब उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। वह ऐसे दहाड़ा जैसे उसकी जान उस पर निर्भर हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मैं साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट बिरादरी का मास्टर हूं। अर्जुन ने आगे बढ़कर मिच की बात पूरी होने से पहले ही उसके सामने हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने मिच का गला पकड़ लिया और उसे उठाकर फर्श से ऊपर लटका दिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो।
तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि अगर तुमने फिर से मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने या मेरे साथ दुश्मनी से पेश आने की सोची, तो मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। अर्जुन की आवाज हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक की तरह थी। यहाँ तक कि मिच पॉटर, जो हिंसा का जीवन जीने वाला व्यक्ति था, ने भी अर्जुन की आवाज में सुनाई देने वाली ठंडक को सुना और महसूस किया। ये तो मौत की धमकी थी। ठंड ने उसे जकड़ लिया था। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। यह आदमी कौन है? क्या नूह ने यह नहीं कहा था कि यह आदमी किसी अन्य कूड़े के समान था जो अपनी पत्नी पर निर्भर रहता था? उसका आभामंडल इतना दमनकारी क्यों था? कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। अर्जुन ने अपनी पकड़ ढीली कर दी जिससे मिच फर्श पर गिर गया। वह खांसते हुए अपनी गर्दन पकड़ रहा था। बाहर निकलो, अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा तो मैं तुम सबकी गर्दनें तोड़ दूंगा, अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा। उसे ऐसे लोगों को बलपूर्वक धमकाना होगा, अन्यथा वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। छुट्टी। अपने कंधे पर खून से सने घाव को दबाते हुए अर्जुन ने अर्जुन को इस तरह घूरा मानो वह उसका चेहरा याद कर रहा हो। फिर वे 9 लोग अपनी दुम दबाकर भाग गए। क्या ये ठीक है, प्रिय? अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए पूछा। अनिका ने पलट कर देखा, उसके चेहरे पर एक उत्तरजीवी की राहत की झलक थी। उसने नकली गुस्से में डांटा, यह आखिरी बार है, ठीक है? वे अच्छे लोग नहीं हैं। कंपनी को फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा, अर्जुन ने बेपरवाही से आश्वासन दिया। कैसी पीड़ा? मैं तुम्हारा पति, उनसे निपट लूंगा अगर वे फिर से मुसीबत की तलाश में आने की हिम्मत करते हैं। अपनी आंखें घुमाते हुए अनिका ने अर्जुन के गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ हिंसा ही पता है। ये नोआ एंडरसन के आदमी हैं, तुम्हें पता है। आज रात तुमने उन्हें नाराज किया है, उसके बाद वे तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। मैं यहां से आगे से निपटूंगी, इसलिए अब इसके बारे में चिंता मत करो। मैं क्लार्क ग्रुप से संपर्क करूंगी, शायद वे मदद कर सकें। यंग मास्टर कपूर। अर्जुन ने कंधे उचकाकर अपने होठों पर मुस्कान ला दी। इसे मुझ पर छोड़ दो, इसकी चिंता मत करो। इसे आप पर छोड़ता हूं। आप क्या कर सकते हैं? अर्जुन के पास स्वयं पर विश्वास करने में अनिच्छा के लिए अनिका की निंदा करने के बजाय स्वयं को सिद्ध करने के लिए बहुत कम सबूत थे। वे साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की बिरादरी के बारे में बात कर रहे थे। इस बात की बहुत कम संभावना थी कि अर्जुन बिरादरी के लोगों के साथ व्यवहार कर पाएगा, भले ही वह एक प्रतिष्ठित परिवार से आया हो। मुझे लगा कि आप कपूर ग्रुप की तलाश कर रही हैं। तो फिर मैं आपका पति, बिल्कुल। अर्जुन मुस्कुराया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर अनिका की नाजुक नाक की नोक को सहलाया। मुझे लगा कि तुम कपूर ग्रुप की तलाश कर रही हो। तो फिर मैं तुम्हारा पति, तुम्हारा योद्धा हूं। मैं तुम्हारी किसी भी परेशानी और समस्या से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर व्यान की नाजुक नाक की नोक को सहलाया। हंसते हुए अनिका ने पलकें झपकाईं और कहा, अर्जुन, अब तुम मेरे लिए उतने पारदर्शी नहीं रहे जितने पहले थे। तुमने ये करना कब से सीखा? ये थोड़ा डरावना हो रहा है। अर्जुन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। मैंने इसे घर पर किसी से सीखा था। बस इतना ही, कुछ खास नहीं। क्या ऐसा है? अनिका ने अर्जुन की ओर देखते हुए अपनी आंखों में चमक भरते हुए पूछा। अर्जुन ने जवाब में शर्म से मुस्कुराया। उसी समय मिच पॉटर और उसके अंगरक्षकों का गिरोह इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। खून से लथपथ उसे देखना एक भयावह दृश्य था। दक्षिण नदी जिले के शीर्ष 5 भूमिगत बलों से संबंधित बिरादरी का प्रमुख गंभीर रूप से घायल हो गया। यहां तक कि कबीर रनावत को भी इन लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करना पड़ा। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के मुख्य दरवाजे को घूरते हुए मानो उसका अस्तित्व ही उसे अपमानित कर रहा हो। मिच ने दहाड़ते हुए कहा, मुझे और ज्यादा जनशक्ति लाओ। मैं आज रात यहां घुसने वाला हूं। खास तौर पर उस घटिया चीज को। मैं खुद उसकी खाल उधेड़ दूंगा। समझ गया, सर मिच। मिच की बातें सुनकर उसके आसपास खड़े लोगों ने एक नजर देखा और अपनी ताकत जुटानी शुरू कर दी। तभी एक बहुउद्देशीय वाहन होटल के प्रवेश द्वार के ठीक सामने आकर रुका। उसमें से उतरने वाला कोई और नहीं बल्कि नोआ एंडरसन था। क्या हुआ, सर मिच? आप कैसे घायल हो गए? नूह को झटका लगा। सर मिच का पूरा हाथ खून से लथपथ था, जिससे उसकी छाती में बेचैनी की लहरें उठ रही थीं। नूह, तुमने मेरे लिए जो डिनर तैयार किया है, मैं उससे धोखा खा गया हूं। मिच ने नूह पर दहाड़ लगाई जो अभी अभी वहां पहुंचा था। क्या? सर मिच के शब्दों के निहितार्थ को समझते हुए नूह ने एक तेज सांस ली। वह कौन था? वे सर मिच को कैसे चोट पहुंचा सकते थे? क्या वह मरना चाहता है? और कौन? ये वही फिलिप क्लार्क अर्जुन कपूर है जिससे निपटने के लिए तुमने मुझे भेजा था। साले,
मैं आज रात उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मिच के सीने में क्रोध उबलने लगा, लाल रंग पागल कुत्ते की तरह उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहा था। इसके बाद, उसके आदमी बिरादरी के सदस्यों को इकट्ठा करने में लग गए। वह 30 से 40 आदमी थे। ये बिरादरी के स्वामी के रूप में मिच पॉटर की शक्ति थी। ये वे लोग भी थे जिन्हें वह साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट से लेकर आया था। मिच ने बहुत अधिक सामान लाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि यह अभी भी मुंबई था और अत्यधिक अहंकारी होना मूर्खता होगी। हालांकि, यदि वे दक्षिण नदी जिले में होते, तो वह निश्चित रूप से कम 100 लोगों को साथ लेकर आते। किनारे से ये सब देख रहे नोआ एंडरसन ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ओह अर्जुन कपूर, तुमने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। जैसे ही मिच ने 30-40 लोगों को होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ा किया, 2 लोगों की आकृति मुख्य दरवाजे से बाहर निकली। मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय अनिका को 30 से 40 पुरुषों का सामना करना पड़ा, जो सभी काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी पीठ पर टैटू बने हुए थे। यह अनावश्यक रूप से अतिशयोक्ति थी। उसके पीछे पीछे आकर अर्जुन ने उसकी क्षणिक मूर्छा का कारण पूछा, क्या हुआ? नजर घुमाने पर उसने पाया कि 30 से 40 आदमियों का एक समूह था। वे सभी अपनी पसंद के हथियारों से लैस थे। दरवाजे पर मिच थोड़ा शर्मिंदा था, उसके हाथ पर बस पट्टी बंधी थी। हालांकि, उसकी आंखें दुश्मनी और गुस्से से जल रही थीं, जहां वह बंद थी। उसके बगल में खड़े लोग भी उसकी भावना से सहमत लग रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो वे उसे पूरा निगल जाना चाहते हों। लोगों के उस समूह के पीछे, नूह ने स्वाभाविक रूप से फिलिप कपूर और अनिका शर्मा दोनों को देखा। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह जल्दी से आगे की ओर भागा और मिच के कान में फुसफुसाया, इस आदमी के साथ जो चाहो करो, सर मिच, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम लड़की को छोड़ दोगे। मैं तुम्हें बाद में 1 मिलियन दूंगा। इसे किसी तरह के हॉस्पिटल शुल्क के रूप में लेना। जवाब देने के लिए अपना मुंह खोले बिना, मिच ने नोहा को एक तरफ से घूरने से बचाया और फिर स्वीकृति की एक ठंडी सांस ली। उसके बाद, उसने अपने चेहरे पर एक अशुभ भाव के साथ अपने खून से सने कंधे की ओर इशारा किया। मैं, मिच पॉटर, इस काम में 10 साल से ज्यादा समय बिता चुका हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा अत्याचार पहले कभी नहीं हुआ। यह मेरी बिरादरी के प्रति सीधा साधा अपमान है। तुम मेरी बिरादरी के लिए कोई सम्मान नहीं रखते। तो क्या हुआ अगर यह मुंबई है? यहाँ के बड़े आदमी कबीर रनावत को भी मुझे कुछ हद तक सम्मान देना चाहिए। तुम्हें तो छोड़ो, तुम कमीने। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो मैं थियो को मछली खिला देता। तुम्हें तो छोड़ो, या आज के बाद कोई बिरादरी का सम्मान कैसे करेगा? यह उनका सुधारात्मक कार्य था। उसे न्याय के लिए युद्ध छेड़ना पड़ा।